we are going to discuss one of the basic topic which is very much essential for all the accounting professionals and students and any professional courses aspirants, that is called accounting principles, concepts and conventions. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये अकाउंटिंग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर ढंग से लिखने और बोलने के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए हमें इंग्लिश में बोलना है राम जा रहा है, ठीक है। तो एज पर द ग्रामर ऑफ इंग्लिश हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राम इज गोइंग, राइट, राम इज गोइंग। अगर कोई इसको बोलता है राम वेंट, तो क्या ये इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश में जो बात सामने वाला कह रहा है वो ग्रामेटिकली सही है? नहीं। सेम उसी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस दैट मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड while preparing financial statements or doing accounting। तो हम ये कह सकते हैं accounting principles, concepts and conventions are the grammar of accounting, ठीक है। उसमें क्या है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हमें गाइड करता है कि हमें अकाउंटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी अकाउंटिंग जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर हो और सही हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आता है वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस, अगर कोई इंसान, कोई पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन और उस बिजनेस के ऑनर का पर्सनल ट्रांजैक्शंस दोनों सेपरेट हैं, हम उसे मिक्स नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि कोई इंसान 10 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जब हम बिजनेस की बुक्स बनाएंगे तो उसमें उस 10 लाख को बिजनेस के बुक्स में एक लाइबिलिटी हम दिखाते हैं टुवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस। और जब हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे तो वो हम करते हैं कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जिस मोड में पैसा आया हो, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब वो जो कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है बिजनेस के बुक्स में, दैट रिप्रेजेंट्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वी पास दैट एंट्री, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। आई होप हम सभी को समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर कोई ऑनर बिजनेस से कुछ सामान लेके अपने घर में यूज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट कीजिए कि राम ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर चालू किया और उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से उसने एक एसी अपने घर में लगा लिया, तो बिजनेस का जो एसेट है, जो स्टॉक है, वो कम हो रहा है, वो पर्सनल यूज के लिए वो ऑनर यूज कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा बिजनेस के बुक्स में, जब हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम हिज द लायबिलिटी दैट कैपिटल, क्योंकि उसने बिजनेस से एसी लेकर चला गया, उतने वैल्यू का जो एसी है, एसी का जो वैल्यू है, उस वैल्यू से मैं उसके कैपिटल को कम कर दूंगा, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी अब कम हो गई, क्योंकि उसने
बिजनेस से वो सामान लेके चला गया पर्सनल यूज के लिए। तो नॉर्मली हम देखते होंगे जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू कैपिटल अकाउंट वी नॉर्मली डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट and credit to purchase account. Because of this principle, this kind of accounting entries is normally passed, right? जो normally teachers हैं जो पढ़ाते हैं जर्नल एंट्री, वो बच्चों को principles नहीं बताते. Because of which principles we are passing this entry. So अगर बच्चों को principles की knowledge दी जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एंट्री पास करने में या अकाउंटिंग अंडरस्टैंड करने में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस इज वेरी एसेंशियल, राइट? अगर उनको ये पता होगा तो दे कैन अप्लाई देयर माइंड एंड पास जर्नल एंट्री अकॉर्डिंगली, तो उनको रटने की जरूरत नहीं है. दे कैन इजीली पास द अकाउंटिंग एंट्री बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, राइट? नाउ आई होप वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. Now, let us come to the another accounting principles that is called going concern principle. This principle is very much important in terms of reporting by the statutory auditors, क्योंकि statutory auditors को going concern पे एक opinion देना होता है जब अपनी audit report देते हैं, whether this organization or the company is a going concern or not based on certain parameters. They have to assess whether this organization is a going concern or not. So first of all we have to understand what is going concern concept, right? फर्स्ट कीजिए कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने सीए लॉन्चर स्टार्ट किया है, तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं इस बिजनेस को फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यू करूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, राइट? इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए मैं रन करूंगा. मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं इस बिजनेस को 1 साल के अंदर बंद करूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर बिजनेस चालू करता है तो उसका ये मोटिव होता है कि आई विल रन दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अनसर्टेन पीरियड. तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है वो फॉर अनसर्टेन पीरियड के लिए हमने स्टार्ट किया है. इट्स नॉट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट? अनलेस एंड अनटिल आपने कोई मैनेजमेंट ने कोई ऐसा स्टेप उठाया है जिससे ये पता चले कि आप उस बिजनेस को ड्रास्टिकली कम करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको बंद करना चाहते हैं, इट शुड बी एविडेंट, राइट? तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये हुआ कि इफ एनी बिजनेस इज स्टार्टेड, so it is assumed that the business will run for a long time, not for a short time, right? और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ऑडिटर, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, वो रिपोर्ट तो उनको करना कंपलसरी है, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, they can be able to understand whether this business is going to run for a long time or the life of the business is not long term, it's a short term duration. Based on that they can take a decision whether they continue their investment in this company or the organization or not. So the going concern is very much important in any organization, and the auditor's point of view also, because the auditor has to certify whether this organization is going concern or not. I hope we understand what is going concern concept. Now we will discuss one more concept that is called periodicity concept. जो periodicity concept है वो उसकी जो origin है और जो linkage हम कह सकते हैं वो going concern concept से linked है, overlinked है दोनों. Going concern कहता है कि आपका जो business है it is for a uncertain period, long term आपका motive है. और फर्स्ट कीजिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे पता है कि मैं आज से 25 साल तक इस बिजनेस को चलाऊंगा, तो अगर मैं 25 साल के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने जाऊं, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया 25 सालों में, कितना मेरा लॉस हुआ,
कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। 25 साल के बाद अगर मैं चेक करता हूँ, इस बीच में बहुत कुछ छूट जाएगा, मेरे कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, हो सकता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आया कि आप जो गोइंग कंसर्न, जो लाइफ ऑफ द बिजनेस को आप ब्रेक कर लो, टुकड़ों में बांट लो, ताकि आपका कंट्रोल अच्छा हो सके। यू कैन बी एबल टू मैनेज द थिंग्स, यू कैन बी एबल टू लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। सो इस वजह से पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आ गया कि आप अपनी नॉर्मली जो है फाइनेंशियल ईयर को अप्रैल टू मार्च इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, जनवरी टू दिसंबर जो होता है एक पीरियड काउंट किया जाता है। उस पीरियड में जो आपने प्रॉफिट कमाया या प्रॉफिटेबिलिटी हुई, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप एसेस करो, राइट, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने उस पीरियड में कितना प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, ताकि आप उस पर कंट्रोल कर सकें, करेक्टिव मेजर्स ले उठा सकें। अगर लॉस हो रहा है तो मेरा किस वजह से लॉस हो रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, you will be able to control the things. Because of that, this periodicity concept has emerged, right? I hope we understand what is periodicity concept and why this periodicity concept has been incorporated in accounting or accountancy. So this is interlinked with going concern concept, right? I hope everybody understand this, what is going concern concept and what is periodicity concept. नाउ ठीक है, हमने समझ लिया कि बिजनेस चालू होता है तो उसको हम ये मान के चलते हैं कि दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, एंड वी डिवाइड दोज दैट लॉन्ग टर्म पीरियड इनटू शॉर्ट पीरियड टू कंट्रोल द थिंग्स। सो द गोइंग कंसर्न इन द पीरियोडिसिटी। नाउ अब बात आती है कि भाई अकाउंटिंग में कैसे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या बिजनेस में कोई भी अगर इवेंट घटा है, कोई भी इवेंट हुआ है बिजनेस में, क्या कैन वी रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक हो गया, उसकी वजह से हमें पता है कि प्रोडक्शन का लॉस होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा, बहुत सारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बियर करना पड़ेगा। सो आर वी एबल टू रिकॉर्ड द स्ट्राइक इन द फैक्ट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो, बिकॉज वी कांट मेजर द इम्पैक्ट ऑफ दैट इंसिडेंस इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, राइट। What money measurement concept says? Money measurement concept says that those transactions will be recorded in the books of accounts, which can be measured in terms of money, because money is the unit of measurement, right? Rupees. India में rupees is the unit for recording all the financial transactions. In US, that will be US dollar. In Europe, that will be euro. Likewise, in various countries, that is the unit of measurement of financial transactions, right? तो अगर एग्जांपल में देता हूं, मैंने 100 रुपीज का गुड्स सेल किया। सेल मतलब मैंने सामान बायर को दे दिया और उसका कंसिडरेशन है 100 रुपया। यहां पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो बायर है वो सामान मेरे यहां से लेकर जा रहा है, और किस रुपीज के लिए, कितने रुपीज के लिए, तो 100 रुपया के लिए। तो दिस इज अ ट्रांजेक्शन, वी आर एबल टू मेजर द ट्रांजेक्शंस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज 100। सो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मुझे कैश या बैंक में मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर उधारी पे है तो राम को डेबिट करूंगा, जो भी सामान लेकर जा रहा है वो सेल्स मेरा रिकॉर्ड होगा। तो ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने किसी सप्लायर को एक परचेज ऑर्डर भेजा, उसको ऑर्डर भेजा, परचेज ऑर्डर भेजा कि भाई आई वांट टू बाय
that much value of goods from you, right? And we exchange a letter or the purchase order, that document we have exchanged with the buyer. Is it possible to record these transactions in the books of account? Just placing an order to the buyer? Answer is no, because the transaction has not happened. It is just an order, right? हमारे पास सामान नहीं आया है इसके लिए. जब सामान आएगा मेरे पास, then we will book it as a purchase. But just placing an order to the purchaser, supplier, is not, we can't measure in terms of money. So this kind of transactions we can't record in the books of accounts, right? I hope we understand what is money measurement concept. Now come to accrual concept. Accrual concept is the core in accounting, and it is presumed, or it is assumed, that the accrual concept is followed while preparing and presenting the financial statements. Now let us understand what is accrual concept. Accrual concept says, if any expense or any income, if any expense is incurred, whether it is paid or not, to be recorded in your financial books. Any income, if it is accrued, whether it is received or not, to be recorded in your books of accounts. Now let us understand with example. सपोज कीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीना होता है. एक मैंने स्टाफ रखा हुआ है, उसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ. तो अगर मैं बात करूं तो पूरे साल का जो एक्सपेंस है मेरा सैलरी अकाउंट में 1,20,000 है. ये एक्सपेंस हो गया. दिस एक्सपेंस इज incurred, right? 120 lakhs is incurred for that particular period, but उसमें से मैंने 1 लाख ही उसको पेमेंट किया है. 20,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, तो क्या अपने बुक्स में 1,20,000 सैलरी अकाउंट में एक्सपेंस दिखाऊं या 1 लाख दिखाऊं जो मैंने पेमेंट किया है? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि वेदर इट इज पेड और नॉट, योर एक्सपेंस इज 120 lakhs, not 1 lakh, right? Or likewise, if you understand the in terms of income, whether it is received or not, you have to book that income for that particular period in your books of accounts. सपोज कीजिए कि मैंने एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट 1 लाख का डाल के रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम. एक साल का जो मेरा इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ? 10,000 रुपया. बैंक जो है वो क्रेडिट करता है हर एक 6 महीने पे. तो 5,000 आपको 6 महीने बैंक में क्रेडिट कर दिया और 5 महीने का जो इनकम है वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट होगा. तो क्या जो मुझे रिसीव हो गया 5,000 जो रिसीव हुआ वही मेरे लिए इनकम है या 10,000 इनकम है? आंसर इज ऑब्वियसली 10,000, बिकॉज 10,000 इज योर इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. So accrual concept says whether it is received or not, you have to account for. So in this case, we have to account for 10,000 as your interest income from FD. So I hope we understand accrual concept also, right? Now अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए. accrual concept का जो इंपॉर्टेंस है कैसे होता है. हमने जो पेमेंट किया या जो रिसीव हुआ वो मैंने बुक्स में एंट्री पास कर ली. जो मुझे पेमेंट करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1,20,000 का सैलरी था, हमने 1 लाख पे किया, 20,000 अभी आउटस्टैंडिंग है. तो जो 20,000 जो है आप खर्चे तो दिखा दिए उस पीरियड का, बट वो पेमेंट हुआ नहीं, तो आपको पेमेंट करना है आगे के पीरियड में. तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट से ऑनर को या जो मैनेजमेंट है उसको ये पता चलता है कि हाउ मच
resources, how much resources going to be used, or how much resources will go outside of the business and how much resources is coming to the business. पैसा मेरा कितना आना है और पैसा कितना मुझे जाना है. अगर 20,000 की अगर बात करें तो पैसा जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, मुझे पे करना है उसको. तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से ऑनर को पता चलता है कि भाई फ्यूचर में मेरे कितने आउटफ्लोज होंगे कैश के, और फ्यूचर में मुझे कितना पैसा आएगा बिजनेस में. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड how much resource going to receive and how much resources going to be paid in future. I hope we understand accrual concept. Right. Now, let us discuss one of the very good and one of my very favorite principle, that is called matching principle. Matching प्रिंसिपल जैसे वर्ड से ही पता चलता है कि मैच करना है, मुझे मैच करना है, एक दूसरे के साथ मैच करना है. ठीक है. तो मैचिंग प्रिंसिपल सेज दैट द एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड, द एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड टू अर्न revenue for that particular period should be accounted. I hope understand this language is clear. सिंपल भाषा में बताता हूं. अगर मैंने 1 लाख का इनकम किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल टू मार्च में 1 लाख का इनकम है, सेल मैंने किया है, तो 1 लाख को अर्न करने से रिलेटेड जो मेरा कॉस्ट है वही आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस दिखाइए, ताकि आपकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ट्रू एंड फेयर निकले, सही प्रॉफिट निकले. राइट. एक एग्जांपल देता हूं. सपोज कीजिए कि आपने परचेज किया है 1 लाख का. ठीक है, 1 लाख कॉस्ट है परचेज का, गुड्स हम ट्रेड कर रहे हैं सामान का. 1 लाख का मैंने सामान खरीदा और 80,000 के जो कॉस्ट था, 80,000 के सामान को मैंने 1,20,000 में बेच दिया. ठीक है. तो क्या जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जाऊंगा, उस समय जो सेल तो मेरा 1,20,000 दिखेगा, मुझे रिपोर्ट करना है क्योंकि उस पीरियड में मेरी इनकम है 1,20,000. क्या परचेज में जो कॉस्ट है 1 लाख मुझे दिखाना चाहिए या 80,000 दिखाना चाहिए? बिकॉज ऑफ दिस मैचिंग प्रिंसिपल यू हैव टू शो ओनली 80,000 एज एन एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ परचेज, नॉट 1 लाख. बिकॉज जो 20,000 का जो गुड्स है वो अभी आपने सेल नहीं किया है, वो गुड्स आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, दैट विल बी सोल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो दैट 20,000 स्टॉक नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज और नीड टू बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सो दैट द एक्सपेंस pertaining to that revenue is only recorded and identified and find out the gross profit or the net profit. तो बहुत सारे टीचर जो हैं, जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है तो सिंपली बोल देते हैं कि उस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो और ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट अकाउंट बना दो. बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझाते, व्हाई वी आर क्रेडिटिंग दैट क्लोजिंग स्टॉक विच इज आउटसाइड योर ट्रायल बैलेंस टू द ट्रेडिंग अकाउंट. So I hope you understand, because of this matching principle, we are taking that closing stock to the credit of trading account or crediting to purchase account. तो अकाउंटिंग एंट्री जो मुझे पास करनी पड़ेगी, जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी अकाउंटिंग एंट्री मुझे ये पास करनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अगर मैंने टू परचेज किया, इट मीन्स कि परचेज को मैंने रिड्यूस कर दिया. अब जो मेरे लेजर में परचेज अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट टू मैच विद द revenue of that particular period. Right. So I hope everybody understands matching principle and why we are taking this closing stock to the trading account. I hope I'm clear. Now, this matching principle is also
बेस्ड ऑन द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल में बोलता है कि उस पीरियड से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं आप बुक कीजिए। सपोज कीजिए कि जो सैलरी है, जो अनपेड सैलरी था 20,000 का, जो मैंने अभी बात की थी, 20,000 का जो अनपेड सैलरी था, वो सैलरी मैंने इनकर किया था वो 1,20,000 का रेवेन्यू कमाने के लिए, ठीक है। उस स्टाफ को सैलरी मैंने दिया था, वो पूरे साल उसने सर्विस दी थी, तब जाकर के मैंने 1,20,000 इनकम कमाया था। तो वो 20,000 को भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस बिकॉज ऑफ दिस मैचिंग प्रिंसिपल, and this matching principle is inspired by that accrual principle. I hope everybody understands, right? Now let us understand cost concept. What is cost concept? Cost concept says the assets of the organization to be reported, to be accounted, to be reported at the cost of acquisition. मैंने जो परचेज करने में जो पैसा पे किया है उस पैसे पे मुझे अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, उसको दिखाना है, शो करना है, ना कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपने इनकर किया है, जो परचेज करने पे जो आपने पे किया, उस कॉस्ट पे आप अपने एसेट्स को शो कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और रिकॉर्ड कीजिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं। एक मशीन मैंने परचेज किया जिसका कॉस्ट था 10 लाख, जो मैंने 10 लाख रुपए पे किया सप्लायर को और एक मशीन एक्वायर किया। अब मैं 31 मार्च को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सपोज बैलेंस शीट बना रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने क्लोज करना है 31 मार्च को। उस डेट पे उस मशीन का जो मार्केट प्राइस है वो 15 लाख है, ठीक है, 15 लाख है। क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल मुझे परमिट करता है कि मैं उस मशीन को 15 लाख पे रिपोर्ट करूं अपने बैलेंस शीट में, एसेट को 15 लाख दिखाऊं या 10 लाख दिखाऊं? तो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है जो गाइड करता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जो गाइड करता है अंडर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है कि आप अपने मशीन को 10 लाख पे दिखाइए बिकॉज दैट 10 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट मार्केट प्राइस पे। बिकॉज मार्केट में कुछ भी चल सकता है, यू आर नॉट गोइंग टू रियलाइज दैट वैल्यू, सो यू आर नॉट ऑथोराइज टू रिपोर्ट दैट मशीन एट अ 15 लाख प्राइस। 15 लाख की प्राइस तब हम रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आया, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नाउ उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। व्हाट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सेज, अनलेस एंड अनटिल द ऑर्गेनाइजेशन इज श्योर, 100% श्योर है कि जो वैल्यू इंक्रीज दिख रहा है एसेट का, 10 लाख का 15 लाख जो दिख रहा है मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन जो है 100% श्योर है कि वो 15 लाख उसको रियलाइज हो जाएगा, तब तक आप अपने एसेट को कॉस्ट पे दिखाइए। एल्स इफ यू आर 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट 15 लाख, तो आप उसको 15 लाख पे दिखाइए, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इस टाइप के कि भी मार्केट प्राइस इतना है, 10 लाख इतना है, तो क्या हम उस एसेट को 15 लाख पे दिखा सकते हैं? देन यू हैव टू रेफर दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिपोर्ट दोज एसेट्स एट historical cost, and also refer realization concept. That realization concept says that unless and until you are 100% sure that you are going to get that money 15 lakhs, you are not authorized to report that asset at 15 lakhs. I hope understand. So we discussed what is cost concept and what is realization concept. तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसी पे सारी अकाउंटिंग बेस्ड है। जिसको अगर इसकी नॉलेज नहीं है, ही कांट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्टली। किसी भी चीज को कुछ भी एंट्री पास कर देगा, कुछ भी बना देगा। सो you have to understand accounting principle, concepts, conventions very, very carefully
एंड थॉरोली, राइट, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये ग्रामर है अकाउंटिंग का। अगर आपको ग्रामर नहीं पता तो आप कोई लैंग्वेज आप करेक्ट स्पीक नहीं कर सकते, राइट लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन इज द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग, so you have to understand it properly. Now another question is, now another principle is dual aspect concept. Dual aspect concept, this is the fundamental in accounting, dual aspect concept, क्योंकि सारी जो अकाउंटिंग है वो डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। तो डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका डबल अफेक्ट होता है, टू साइड इंपैक्ट होता है। अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो आइदर आपकी लायबिलिटी कम होगी, एसेट बढ़ रहा है, अगर एसेट कम हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो टू होगा। जो डबल एंट्री हम सिस्टम करते हैं ना, जो डेबिट एंड क्रेडिट, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन डेबिट इज must be equal to credit. Because of that, dual aspect concept, we pass those accounting entries, right? तो सपोज कीजिए, अभी जैसे मैंने बोला कि भी एक ट्रांजेक्शन का दो इंपैक्ट होता है, एक एसेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी भी बढ़ सकता है। एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक बिजनेस चालू किया, बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए लगाया, पैसे भेजे बैंक में, तो बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट द बिजनेस विल रिकॉर्ड एज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस डुअल एस्पेक्ट, बिजनेस में कैश बैंक बढ़ा, इट मींस कि एसेट बढ़ गया, दूसरा कैपिटल को उसने क्रेडिट किया, मींस कैपिटल उसकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो एक ट्रांजेक्शन में देखिए एसेट बढ़ रहा है, दूसरा लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस डुअल एस्पेक्ट, for every financial transaction there will be double impact, debit credit, debit must be equal to credit, right? I hope understand what is dual aspect concept, right? And because of this dual aspects we are able to match trial balance and match balance sheet। अगर कहीं dual aspect concept follow नहीं हुआ, अगर हमने accounting entry पास करते वक्त किसी अकाउंट को डेबिट किया, किसी अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए, यू विल नॉट बी एबल टू मैच योर ट्रायल बैलेंस एंड योर बैलेंस शीट। तो गैप रहेगा, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने जाइएगा तो गैप रहेगा, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा तो गैप क्रिएट करेगा। सो फॉर पासिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्री फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यू हैव टू इंश्योर दैट you have debited particular account and credited particular account with the same amount, right? Debit must be equal to credit. So otherwise you will not be able to match your trial balance, you will not be able to match your balance sheet. I hope you understand what is dual aspect concept. Now let us understand one more concept, that is called कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग बोलते हैं ना कि यह बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत कंजर्वेटिव, मतलब उसकी जो सोच है बहुत संकीर्ण है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसी को बोलते हैं ना कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इंसान अपने आप को एक्सपोज नहीं करता, दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करता, अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखता है, सिक्योर कर रखता है। तो अकाउंटिंग में भी वो कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये कहता है कि भाई एंटीसिपेटेड इनकम या गेन आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड मत कीजिए, लेकिन अगर एंटीसिपेटेड कोई एक्सपेंस है, कोई लॉस है, तो आपको आज पता है कि मुझे आगे के पीरियड में ये लॉस होने वाला है, तो आज ही आप अपने आप को रिजर्व कर लो, आप अपने बुक्स में एंट्री पास करके रख लो, अपने आप को प्रोविजन करके रख लो कि ये मेरा होने वाला है। बट एंटीसिपेटेड इनकम जो हुआ नहीं है, होने वाला है, यू शुड नॉट बुक। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। नाउ हमारे 11-12 वर्षीय फाउंडेशन के बच्चे एक एंट्री पास करते होंगे
प्रोविजन फॉर बैड डेट की एक एंट्री पास होती है बुक्स में, वो क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट की जो हम एंट्री पास करते हैं जब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने जो खर्चा, मतलब इनकम जो है इस पीरियड का, उसमें से उतने अमाउंट का मैंने ऑलरेडी खर्चा बुक कर लिया कि ये खर्चा मेरा आगे आने वाला है, आगे के पीरियड में मुझे लॉस होने वाला है, जो डेटर है उससे इतना पैसा मुझे रियलाइज नहीं होगा। आज मुझे पता है, बेस्ड ऑन पास्ट ट्रांजेक्शन, पास्ट हिस्ट्री, आई एम एबल टू असेस दैट दिस मच ऑफ डेटर जो उधारी है विच इज नॉट गोइंग टू रियलाइज, तो उसकी आज ही आप प्रोविजन कर लो। ये जो प्रोविजन की जो एंट्री डलती है, ये बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हम एंट्री पास करते हैं अपने बुक्स में। तो बच्चे तो एंट्री पास कर लेते हैं, अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये वो सारा कुछ जो है ना जनरल एंट्री टीचर लोग बता देते हैं, बट टीचर इज नॉट गाइडिंग द एग्जैक्ट बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ विच दिस एंट्री इज पास्ड। सो दिस इज very crucial to understand why this kind of entries are passed in the books. I hope कंजर्वेटिज्म समझ में आ गया। इनकम जो होने वाला है उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि आगे होगा मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप श्योर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सेज इफ यू आर 100% श्योर then you book that income, right? But होने वाला है, that is probable, so probability can't work in case of income and gains, but probability works in terms of expenses and losses. I hope we understand what is conservatism, right? अब conservatism एक जो स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है, उसका एक फॉर्मूला है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि भैया आप जो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ है उसमें बोला कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर आप अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कीजिए। बिकॉज ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? सो दिस इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर आपका कॉस्ट, अगर इन्वेंट्री का 1 लाख है, जो आपने परचेज किया था उसका कॉस्ट 1 लाख है, और आज अगर आप उसको बेचने जाओ तो अगर 80,000 रियलाइज होने वाला है, आपको 80,000 अगर रियलाइज होने वाला है, तो आपको दिख रहा है कि 20,000 का मेरा लॉस होगा, राइट? 20,000 का मेरा लॉस होगा, तो आज ही आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 80,000 पे कीजिए, अपने क्लोजिंग स्टॉक को 80,000 पे दिखाइए ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि 20,000 का जो लॉस है इसी पीरियड में आप बुक कर लो। तो बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, दिस कॉस्ट और एनआरवी इज इमर्ज्ड, दिस फॉर्मूला इज इमर्ज्ड, राइट? So I hope you people understand the logic behind all kind of guiding principles, like why we take closing stock to the trading account, why we value closing stock at cost or NRV. Because of all these accounting principles guide us to do this accounting as per this, right? I hope everybody understands conservatism principle क्या कहता है. Now एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का हम लोग नॉर्मल जो बोलचाल में हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना, मतलब एक ही टाइप का परफॉर्मेंस होना या एक तरह से काम करना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. देयर इज नो अप्स एंड डाउन्स, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. तो अकाउंटिंग में भी बोलता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मीनिंग देयर बाय कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए पिछले साल आपने जो फॉलो किया था, अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट किया था, सपोज करो कि आपने
क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के लिए आपने बोला था कि नहीं मैं फीफो मेथड पे करूंगा, ठीक है, लिफो मेथड पे करूंगा, एवरेज मेथड पे करूंगा, वो आपने एक पॉलिसी अपनाई थी। इस पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आपको वही अकाउंटिंग पॉलिसी जो है यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। कंपनी जो है डेप्रिसिएशन, जो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पॉलिसी अपनाती है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो पीरियड बाय पीरियड यू हैव टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सो दैट। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये बोलता है कि कंसिस्टेंट आप रहिए, कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिए? बिकॉज एक पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दूसरी पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को आप कंपेयर कर पाए। अगर सेम पॉलिसी अपनाई हुई है, पिछले जो पॉलिसीज था इस बार भी आपने सेम पॉलिसी अपना करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो यू विल बी एबल टू कंपेयर टू पीरियड्स परफॉर्मेंस बिकॉज देयर इज नो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड, राइट। अगर पॉलिसीज चेंज हो जाती है तो यू विल हैव टू अगेन गिव इफेक्ट टू कंपेयर, क्योंकि पिछले साल अगर मैंने WDV अपनाई थी फिक्स एसेट्स के डेप्रिसिएशन का, और इस साल अगर मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया तो मेथड चेंज हो गया, तो अमाउंट चेंज होगा। यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर टू पीरियड्स फाइनेंशियल पोजीशन और द परफॉर्मेंस। तो इसलिए बोलते हैं कि आप जो पॉलिसीज आपने पिछले साल अपनाई थी वही पॉलिसी आप इस साल भी अपनाइए, सो दैट पीपल कैन कंपेयर द टू पीरियड्स फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट। So I hope everybody understands the importance of the principle of consistency. Now, ऐसा नहीं है कि एक बार जो मैंने पॉलिसी अपना ली, लास्ट ईयर जो मैंने पॉलिसी अपना ली, लाइफ लॉन्ग मुझे उसी पॉलिसी को अपनाना है, ऐसा नहीं है। कुछ सेलेक्टेड केस हैं जहां पे आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, नॉट एज पर योर विश, कि इस बार मुझे मैनेजमेंट बोले कि भैया मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो इस पॉलिसी को चेंज कर दो ताकि मेरी प्रॉफिट जो है बढ़ जाए, तो यू कांट डू दैट, राइट। बट अंडर 3 स्पेसिफिक कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। नंबर 1, अगर किसी आइटम पे या कोई जिस पर आपने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है उस पर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं आपको इस तरह से करना है, देन यू हैव टू चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अलाइन दोज पॉलिसीज विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट, राइट। तो एक कंडीशन ये हो गया कि जब आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही स्पेसिफिक कर देता है कि आपको इस चीज को ऐसे करो, देन यू हैव टू चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या कोई जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है उस पर कोई लॉ आ गया है, लॉ की कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे इस चीज को इस तरह से ट्रीट करके दिखाइए या इस तरह से प्रेजेंट कीजिए, देन यू हैव टू आल्सो चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अलाइन दैट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड लॉ, राइट। थर्ड, अगर आपने ऐसी पॉलिसी अपनाई थी जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे रहा था, आपसे गलती हो रही थी, ठीक है, अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं अगर मैं वो पॉलिसी अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगा, देन यू आर ऑथोराइज्ड टू डू दैट, टू चेंज दैट अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। अंडर दिस 3 कंडीशंस ओनली you can change your accounting policy, otherwise you have to maintain your accounting policy consistent year after year. I hope everybody understands what is consistency policy and under what condition you can change your accounting policies. Now एक कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन which can impact the decision of the user of the financial statement must be disclosed in your financial statement, right? I hope understand. Important information जिसकी वजह से
यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है उसके डिसीजन चेंज हो सकते हैं, वैसी इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज कीजिए सेपरेटली ताकि प्रोमिनेंटली दिखे, आप उसको हाइड मत कीजिए। मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज प्रॉपरली और सेपरेटली। लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल, वन और टू एग्जांपल। सपोज कीजिए कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिसलिनियस इनकम, आपका सेल, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल है 1 करोड़ का, और मिसलिनियस इनकम आप दिखा रहे हो 50 लाख। मिसलिनियस इनकम एक हेड में डाल दिया, 50 लाख का मिसलिनियस इनकम है। अगर मैं कंपेयर करूं परसेंटेज 50 लाख और 1 करोड़ का, तो 50% इज योर मिसलिनियस इनकम, दैट इज नॉट योर operating income, that is non-operating income is 50%, so that is very material, तो उसके अंदर क्या चीज है, you have to disclose it separately। आप बताइए उसमें कि 50 लाख में क्या है। miscellaneous income can't be more than 5% और 10%, क्योंकि छोटे छोटे जो नॉन ऑपरेटिव इनकम होते हैं वही miscellaneous income में आते हैं। 50% can't be your non-operative income, so you have to disclose it separately। अगर फर्स्ट कीजिए कि 50 लाख आपने मिसलेनियस इनकम दिखाया है, और आप वो जो 50 लाख का जो इनकम है वो किसी एसेट को आपने सेल किया था, जो पुराना जो एसेट था उसको सेल करके उस पर जो प्रॉफिट आई है वो 50 लाख का प्रॉफिट है, राइट। तो जब तक आप उसके अंदर का चीज सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा, यू हैव टू डिस्क्लोज इट, दिस इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, so that the users can be able to understand कि भैया ये इसका रेगुलर इनकम नहीं है, ईयर बाय ईयर ये नहीं आने वाला, 50 लाख एबनॉर्मल इनकम है इस साल का, राइट। सो द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन टेक प्रॉपर स्टेप whether they have to continue with the investment, or if new investor is looking at your financial position, they can be able to understand कि what is your normal income and what is your abnormal income, right। So the material information must be disclosed separately। अब एक एग्जांपल और भी देता हूं। ये जरूरी नहीं है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वर्कफोर्स टाइम इन्वॉल्व, राइट। एक एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस में मैंने 10,000 का कैलकुलेटर परचेज किया, ठीक है। कैलकुलेटर इज प्राइमा फेसिया ऑफ फिक्स एसेट्स, बिकॉज फिक्स एसेट्स के डेफिनेशन में ये फॉल करता है। if the benefit of which is not consumed in that particular period, that will be used for more than 1 year, so that is an asset। तो calculator is also an asset। तो as per asset accounting हमें एसेट को डेबिट करना था, उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। अब 10,000 के लिए मैं मैन फोर्स लगाऊं, उसको एसेट में डालूं, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, कितना टीडियस काम है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है, एंड दैट इज नॉट अ मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व इन दैट। सो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू एसेट अकाउंट, यू जस्ट चार्ज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंज्यूम इट इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ओनली, राइट। तो मटेरियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व है, मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली। और अगर अमाउंट मटेरियल नहीं है और टाइम लेबर उसमें ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली, यू जस्ट चार्ज इट ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। नाउ एक बहुत ही अंडरस्टूड जिसको बोलते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस कौन कौन से होते हैं, जो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर है, जो देखने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंख बंद करके बोला कि ये तो भैया फॉलो किया होगा, ठीक है, ये तो भैया फॉलो किया होगा। मैं आंख बंद करके बोलता हूं कि ये फॉलो किया होगा। कौन कौन से हैं? एक है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो भैया वेदर इट इज पेड और नॉट, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, यू हैव अकाउंटेड फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज योर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। Everybody will understand by looking at the financial statement that this principle is followed. If you are not following that fundamental principle, then you have to disclose it separately
that we are not following that fundamental accounting principles, so that the user of the financial statement can understand, oh, this fundamental accounting assumptions is not followed. Otherwise, blindly they will understand, they will presume that these fundamental accounting principles are followed while preparing and presenting financial statements. Number one, that is accrual concept. And the second one, going concern, right? Going concern, everybody understand that the business is started for long period, for uncertain period. So because of that, the going concern is very important. That's why, in audit report, the auditors are required to comment on the going concern, of the company or the organization, whether this company is going concern or not. So they have to report that, right? Now, third one is consistency. Consistency we have already discussed. मतलब आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो की थी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी आपने वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है. इट इज अंडरस्टूड, assume that the consistency is followed. If you have diverted from this because of any reason, as I have mentioned, three conditions under which you can change your accounting principles, then you have to report it separately, that this principle, prior year we have adopted this principle, this year we have changed to this because of under this conditions, and you have to give the impact of those changes in the financial statement, right? Also report separately the impact of those changes. So I hope we covered all these accounting principle concepts and conventions in detail, and I hope this session was very fruitful to all the accounts professionals, students. Likewise, I will again come live on some another topic. Kindly, if you like my discussion, you like and comment. Thank you. Good evening. Bye bye.